हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये कक्षा 6 इतिहास से है। कक्षा 6 इतिहास के पाठ 6 का सेशन है, महाजनपद की ओर। तो देखिए भाई, कक्षा 6 का ये सेशन है। पाठ 6 से प्रश्न लिए गए हैं। पुस्तक का नाम हमारा इतिहास और नागरिक जीवन है। पाठ का नाम है महाजनपद की ओर। ये आप समझिए। अब आगे चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो इस पाठ से प्रश्न बन चुके हैं। पर साथ में ये आप बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ कि जो आपके दोस्त साथी किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हों कक्षा 6 में, उनसे कहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़वा लें। अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तब सेशन पढ़ते रहेंगे। सब्सक्राइबर नहीं बढ़े तो ये यूट्यूब पर सेशन पढ़ना बंद कर दूंगा। इसे यूट्यूब पर सेशन डालना बंद कर दूंगा। फिर अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़े तो यूट्यूब पर सेशन नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपने संपर्क में जो भी हों उनके पास शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करें, ताकि आपका सेशन बंद ना हो, सेशन चालू रहे। तो चलिए, बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर क्या बना? प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर क्या बना? जिला बना, या तहसील बनी, या जनपद बना, या महाजनपद बना? प्रश्न नंबर 1, प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर क्या बना? जिला, तहसील, जनपद, महाजनपद। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा महाजनपद। प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर महाजनपद बना। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, प्राचीन काल में कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? प्राचीन काल में, प्रश्न नंबर 2 देखें, प्राचीन काल में कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 7 महाजनपद, ऑप्शन बी 10 महाजनपद, ऑप्शन सी 13 महाजनपद, ऑप्शन डी 16 महाजनपद। प्रश्न नंबर 2, प्राचीन काल में कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 7 महाजनपद, 10 महाजनपद, 13 महाजनपद, या 16 महाजनपद। तो प्रश्न नंबर 2, प्राचीन काल में कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों को उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 16 महाजनपद। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। ये प्रश्न है भाई, प्रश्न नंबर 3, प्राचीन काल में
विभिन्न व्यवसाय करने वाले अपने पुत्र को अपना ही काम सिखाता था और व्यवसाय कराता था। इसका क्या प्रभाव पड़ा? प्राचीन काल में विभिन्न व्यवसाय करने वाले अपने पुत्र को अपना ही काम सिखाता था और व्यवसाय कराता था। यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा चेंज कर लेंगे, प्रश्न को ऐसा समझेंगे। प्राचीन काल में विभिन्न व्यवसाय करने वाले अपने पुत्र को अपना ही काम सिखाते थे, अपना ही काम सिखाते थे और व्यवसाय कराते थे। यहाँ पे जो सिखाता है, सिखाते कर लेना, कराता है कराते हैं। तो प्राचीन काल में विभिन्न व्यवसाय करने वाले अपने पुत्र को अपना ही काम सिखाते थे और व्यवसाय कराते थे। इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन देखें। विभिन्न प्रकार के शिल्पकार करने वालों का अलग अलग वर्ग बन गया। ऑप्शन ए, विभिन्न प्रकार के शिल्पकार करने वालों का अलग अलग वर्ग बन गया। ऑप्शन बी, धीरे धीरे इनका कार्य वंशानुगत हो गया। धीरे धीरे इनका कार्य वंशानुगत हो गया। ऑप्शन सी, समाज में अधिक जटिलता एवं कठोरता व्याप्त हो गई। समाज में अधिक जटिलता एवं कठोरता व्याप्त हो गई। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कार्य हुए। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कार्य हुए। यानी कि ऑप्शन ए, विभिन्न प्रकार के शिल्पकार करने वालों का अलग अलग वर्ग बन गया। ऑप्शन बी, धीरे धीरे इनका कार्य वंशानुगत हो गया। सी, ऑप्शन सी, समाज में अधिक जटिलता और कठोरता व्याप्त हो गई। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, जब राजा अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार कर लेते थे तो उनके राज्य को क्या कहा जाता था? प्रश्न नंबर 4, जब राजा अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार कर लेते थे तो उनके राज्य को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए, जिला कहा जाता था। ऑप्शन बी, मंडल कहा जाता था। ऑप्शन सी, महाजनपद कहा जाता था। ऑप्शन सी, साम्राज्य कहा जाता था। प्रश्न नंबर 4, जब राजा अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार कर लेते थे तो उनके राज्य को क्या कहा जाता था? तो उनके राज्य को कहा जाता था साम्राज्य। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नंद वंश के साम्राज्य की स्थापना तक मगध के साम्राज्य क्रमशः कौन से हुए? प्रश्न नंबर 5, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नंद वंश के साम्राज्य की स्थापना तक मगध के साम्राज्य क्रमशः कौन से हुए हैं? तो ऑप्शन ए, हर्यक वंश। ऑप्शन बी, शिशुनाग वंश।
ऑप्शन सी नंदवंश, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 5, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नंद वंश के साम्राज्य की स्थापना तक मगध के साम्राज्य क्रमशः कौन से हुए? तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी वंश। उपर्युक्त सभी वंश। हर्यक वंश हुआ, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश और नंद वंश के बाद मौर्य वंश। तो आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6 नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रश्न नंबर 6 महापद्मनंद या घनानंद या पुष्यमित्र शुंग या चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 6 नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महापद्मनंद थे या घनानंद थे या पुष्यमित्र शुंग थे या चंद्रगुप्त मौर्य थे? तो प्रश्न नंबर 6 नंद वंश का अंतिम शासक थे घनानंद। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7 सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण किस राजा ने दिया था? सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण किस राजा ने दिया था? तो तक्षशिला के राजा आम्भी ने आमंत्रण दिया था या पुष्यमित्र शुंग ने आमंत्रण दिया था या चंद्रगुप्त मौर्य ने आमंत्रण दिया था या राजा पुरु ने आमंत्रण दिया था? तो प्रश्न नंबर 7 सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण किस राजा ने दिया था? तो उस राजा का नाम है तक्षशिला के राजा आम्भी। तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया था। पुष्यमित्र शुंग उस समय इसका राज नहीं था, इनका राज समाप्त हो चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य ये समकालीन तत्पर थे राज को प्राप्त करने को, घनानंद को हराकर राज को प्राप्त करना चाहते थे और राजा पुरु के साथ सिकंदर का आक्रमण होता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण तक्षशिला के राजा आम्भी ने दिया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8 पुरु का राज किन नदियों के बीच में था? राजा पुरु का राज किन नदियों के बीच था? प्रश्न नंबर 8 तो ऑप्शन देखते हैं। झेलम और रावी नदी के बीच था या गंगा और यमुना के बीच था या नर्मदा और ताप्ती के बीच था या सिंध और झेलम के बीच? प्रश्न नंबर 8 राजा पुरु का राज किन नदियों के बीच में था? प्रश्न नंबर 8 पुरु का राज किन नदियों के बीच में था? झेलम और रावी नदी के बीच, गंगा और यमुना के बीच, नर्मदा और ताप्ती के बीच, सिंध और झेलम के बीच? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए झेलम और रावी नदी के बीच। प्रश्न नंबर 8 का सही ऑप्शन
ए होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 9। सिकंदर ने राजा पुरु के साथ कैसा व्यवहार किया? प्रश्न नंबर 9। सिकंदर ने राजा पुरु के साथ कैसा व्यवहार किया? ऑप्शन ए दुश्मनों जैसा व्यवहार किया, या मित्रों जैसा व्यवहार किया, या नौकरों जैसा व्यवहार किया, या दास जैसा व्यवहार किया। प्रश्न नंबर 9। सिकंदर ने राजा पुरु के साथ कैसा व्यवहार किया? दुश्मनों जैसा व्यवहार किया, या मित्रों जैसा व्यवहार किया, या नौकरों जैसा व्यवहार किया, या दास जैसा व्यवहार किया। तो सिकंदर ने राजा पुरु के साथ मित्रों जैसा व्यवहार किया। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10। सिकंदर कहाँ का राजा था? सिकंदर कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए मेसिडोनिया का राजा था, या ऑप्शन बी फ्रांस का राजा था, या ऑप्शन सी अमेरिका का राजा था, या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड का राजा था। प्रश्न नंबर 10। सिकंदर कहाँ का राजा था? मेसिडोनिया का राजा था सिकंदर, या फ्रांस का राजा था सिकंदर, या अमेरिका का राजा था सिकंदर, या स्विट्जरलैंड का राजा था सिकंदर। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिकंदर मेसिडोनिया का राजा था। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। सिकंदर मेसिडोनिया का राजा था। प्रश्न नंबर 11। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? प्रश्न नंबर 11। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 540 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 622 ईसा पूर्व, या 326 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 11। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 622 ईसा पूर्व 622 ईसा पूर्व मक्का से मदीना मोहम्मद साहब चले गए थे। मक्का से मदीना मोहम्मद साहब चले गए थे, तभी से हिजरी संवत का प्रारंभ होता है। प्रश्न आपका है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो वो आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12। नंद वंश के शासक घनानंद को किसने पराजित किया था? नंद वंश के शासक घनानंद को किसने पराजित किया था? सम्राट अशोक ने पराजित किया था, या सम्राट चंद्रगुप्त ने पराजित किया, या चाणक्य ने पराजित किया, या बिंदुसार ने पराजित किया। प्रश्न नंबर 12। नंद वंश के शासक घनानंद को किसने पराजित किया था? तो नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे।
प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नंद वंश के शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। अभी अभ्यास पे आ जाएं। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया गया है उसका भी हल इसमें दे रहे हैं। जो प्रश्न इस पाठ से बन सकते थे वो बहुविकल्पी प्रश्नों को आपके पास भेज रहा हूँ। साथ में जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया गया है उसका भी हल करके आपके पास भेज रहा हूँ। तो अभ्यास में उत्तर लिखिए, महाजनपद कैसे बने। महाजनपद कैसे बने। तो चलिए भाई देखते हैं महाजनपद कैसे बने हैं। उत्तर देख लें इसका। छोटे छोटे जनपदों से मिलकर बड़े और शक्तिशाली राज्य महाजनपद कहलाई। प्रश्न नंबर 1 महाजनपद कैसे बने। उत्तर है छोटे छोटे जनपदों से मिलकर बड़े और शक्तिशाली राज्य बने जो महाजनपद कहलाए। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 2 16 महाजनपदों से 4 प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए। आपको पिछले बहुविकल्पी प्रश्नों में बताया कि भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से प्रमुख 4 महाजनपदों के नाम लिखना है। तो याद करने का प्रयास करें और साथ में जो आपसे बोला कि सब्सक्राइबर बढ़वाइए, नहीं अगर बढ़ते हैं तो सेशन बंद हो जाएंगे। तो उत्तर इसका क्या है, उत्तर देख लें। प्रमुख महाजनपद इस प्रकार हैं। प्रमुख महाजनपद इस प्रकार हैं। नंबर 1 मगध, नंबर 2 कौशल, नंबर 3 वत्स, नंबर 4 अवंती। यहाँ 4 महाजनपद के नाम पूछे गए हैं। तो ये 4 जनपद हैं, मगध, कौशल, वत्स और चौथा नंबर अवंती। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 राजतंत्र एवं गणतंत्र का अंतर बताइए। राजतंत्र एवं गणतंत्र का अंतर बताइए। तो पहले राजतंत्र देख लेते हैं। देखते हैं। देश के उत्तरी भाग में अनेक राज्य बन गए। इन जनपदों में कबीलाई सभा द्वारा चुनाव हुआ, राजा राज करता था। प्रश्न नंबर 3 राजतंत्र और गणतंत्र या राजतंत्र एवं गणतंत्र का अंतर बताइए। तो राजतंत्र के बारे में जान लें। देश के उत्तरी भाग में अनेक राज्य बन गए। इन जनपदों में कबीलाई सभा द्वारा चुनाव हुआ, राजा राज करता था। अब अगला आ जाए गणतंत्र। जिस देश में राजा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है वह देश गणतंत्र कहलाता है। गणतंत्र क्या है? जिस देश में राजा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, जिस देश में राजा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है वह देश गणतंत्र कहलाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4 अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए राजाओं ने क्या प्रयास किया? अपने राज्य को
शक्तिशाली बनाने के लिए राजाओं ने क्या प्रयास किया? तो इसका उत्तर समझें भाई, क्या प्रयास किया गया, इसका उत्तर समझें। अपने राज्यों को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने राज्यों को शक्तिशाली बनाने के लिए राजाओं ने अनेक तरीके अपनाए, जैसे दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी विवाह से रिश्ते बनाना, संधि करना या फिर सीधे आक्रमण करना। इस प्रकार से छोटे राज्य बड़े राज्यों में मिलते चले गए। फिर से व्याख्या समझ लें। अपने राज्यों को शक्तिशाली बनाने के लिए राजाओं ने अनेक तरीके अपनाए, जैसे दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी विवाह से रिश्ते बनाना, संधि करना या फिर सीधे आक्रमण करना। इस प्रकार से छोटे राज्य बड़े राज्यों में मिलते चले गए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। सिकंदर ने राजा प्रू के साथ कैसा व्यवहार किया? प्रश्न नंबर 5। सिकंदर ने राजा प्रू के साथ कैसा व्यवहार किया? इसका उत्तर समझने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कैसे समझें, कैसे याद करें, चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको याद कराते हैं। प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ें, समझें, देखें, सुनें, याद करें, बाद में नोटबुक में लिख भी लें। तो सिकंदर ने राजा प्रू के साथ मित्रता का व्यवहार किया। सिकंदर ने राजा प्रू के साथ मित्रता का व्यवहार किया और उसने प्रू का राज्य लौटा दिया। तो सिकंदर ने राजा प्रू के साथ कैसा व्यवहार किया? तो सिकंदर ने राजा प्रू के साथ मित्रता का व्यवहार किया और उसने प्रू का राज लौटा दिया। फिर प्रश्न नंबर 6 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है भाई, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न आ देखें। राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार करने वाले राज्य को कहा जाता है? राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार करने वाले राज्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर आ का सही उत्तर होगा साम्राज्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर आ का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा साम्राज्य। अगले प्रश्न पे आ जाएं। महाजनपद काल में समाज का रक्षक था भाई। तो प्रश्न आपका ऐसा रहेगा, महाजनपद काल में राजा का रक्षक था। तो राजा किसका रक्षक था, ये आपको रिक्त स्थान की पूर्ति में भरना है। महाजनपद काल में राजा समाज का रक्षक था, समाज का रक्षक था। प्रश्न नंबर रिक्त स्थान की पूर्ति करें।
पहले में समाज भरा जाएगा, दूसरे में समाज भरा जाएगा। अब तीसरा क्या है, घनानंद के समय सिकंदर भारत आया। तीसरा में घनानंद भरा जाएगा क्योंकि प्रश्न है खाली रिक्त स्थान। फिर उसके बाद के समय सिकंदर भारत आया, तो प्रश्न सा खाली स्थान, फिर उसके बाद के समय सिकंदर भारत आया, तो खाली स्थान में घनानंद लिख लेना है। खाली स्थान में घनानंद को आप लिख के चलेंगे, मान कर चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। तक्षशिला के राजा आंभी की बात चल रही है यहाँ पे। आंभी कहाँ का राजा था, तो आंभी तक्षशिला का राजा था। तो आपका प्रश्न कैसे आएगा, खाली स्थान का राजा था, का राजा था। प्रश्न को ऐसा समझने का प्रयास करना, का राजा था खाली स्थान, तो एक खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, तो खाली स्थान भरा जाएगा आंभी तक्षशिला। आंभी तक्षशिला भरा जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। आंभी तक्षशिला का राजा था। तो चलिए ये हम आपके पास भेज रहे हैं। इसका एक दो क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो हम बाद में भेजेंगे। अब इसी के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।